नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आज फिर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। ईडी ने आज सुबह सुबह राजधानी के मोहदपारा में चावल कारोबारी रफीक मेमन के घर और गरियाबंद के मैनपुर में कारोबारी इकबाल मेमन के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। राजधानी समेत मैनपुर में सुबह 6 बजे से छापे के लिए ईडी की टीम 10 से ज्यादा वाहनों में पहुंची। यह कार्रवाई पिछले 2 सालों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खरीदने को लेकर की जा रही है। तो कारोबारी इकबाल मेमन के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है और मैनपुर में ये छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है ईडी की, जो कई दिनों से ये छापेमारी चल रही है? पुष्पेंद्र, बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि आज सुबह जो है तड़के लगभग 6 से 7 के बीच में ईडी की करीब 10 गाड़ियों की टीम जो है यहाँ पर रफीक मेमन कारोबारी है, चावल के कारोबारी है, उनके यहाँ और इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो अनवर डेबर की बात कर ले तो अनवर डेबर शराब के आरोप में जो है शराब घोटाले के मामले में वो पहले से ही जेल में बंद है। तो ये एक बार फिर ईडी का दस्तक जो है रायपुर में देखने को मिला है और इसमें बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है। और गरियाबंद में जो रिश्तेदार हैं इनके रफीक मेमन के, उनके यहाँ भी और रायपुर राजधानी में रफीक मेमन के यहाँ एक साथ जो है कार्रवाई अभी भी चल रही है। और आपको बता दूं कि सुबह से ईडी की टीम जो है उनके घर में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रफीक मेमन घर में उपस्थित है ऐसी जानकारी भी मिल रही है, वो लेकिन घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है ईडी की टीम को। तो ऐसे में माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कुछ बड़े खुलासे जो है शाम तक हो सकते हैं। जी मनोज, क्या ईडी पुराने मामले को लेकर किसी तरह के सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला बड़ी मात्रा में हुआ था, जिसमें कई आरोपी, जिसमें जो है पूर्व आईएएस भी रानी साहू भी जेल में निरुद्ध है, उसमें बड़े घोटाले सामने आए थे। करीब 16 आरोपी जो है उसमें बंद है और ईडी उस पर जो है चार्जशीट सबमिट की थी। उसी समय से एक कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। उसी के तहत ये डीएमसीएफ घोटाले के मामले को देखते हुए ये कार्रवाई माना जा रहा है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो है गरियाबंद में भी अभी भी चल रही है। जी मनोज, चावल घोटाले को लेकर कौन कौन आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई में क्या कुछ खुलासा होने की संभावना है? क्योंकि एक तरफ सरकार भी जो चावल का मामला होता है उसको लेकर, धान खरीद को लेकर एक बड़ा मुद्दा माना जाता है और उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आना सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में जो है चावल जो है यहाँ का लोगों का प्रमुख भोजन है और धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो चावल घोटाला पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुआ था, उसी के तहत जो है ये ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। उसमें कई आरोपी पहले से भी जेल में बंद है डीएमएफ घोटाले के मामले में। तो अब आज की जो कार्रवाई चल रही है, हो सकता है शाम तक इसमें और भी बड़े खुलासे और कुछ गिरफ्तारियों होने की बात भी सामने निकलकर शाम तक आ सकती है। माना जा रही है सुबह से कार्रवाई लगातार जारी है दोनों जगहों पे। जी मनोज, मैनपुर के अलावा ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो कारोबारी रफीक मेमन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? जी आपको बता दो पुष्पेंद्र, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार रफीक मेमन के 2 घर राजधानी में, एक घर ये मोहदापारा क्षेत्र में पड़ता है और एक घर यहाँ भैरन बाजार में उनका बन रहा है। दोनों जगहों पे कार्रवाई चल रही है और भी कुछ जानकारी अभी सामने निकल कर नहीं, ईडी के अधिकारी बात करने को मीडिया से तैयार नहीं है, लेकिन जो अपने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि राजधानी में 2 जगहों पे रफीक मेमन के ठिकानों पे छापेमारी चल रही है और वहीं गरियाबंद में भी कई जगहों पे छापेमार कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। और आपको बता दूं कि ईडी के कोई भी अधिकारी बात करने को मीडिया से अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। तो कारोबारी इकबाल मेमन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। इसे लेकर सर्व हिंदू समाज नाराज है और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन भी दिया है।
दरअसल अंबिकापुर के राजीव भवन में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय सचिव जरीता जेथवलांग, डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। तो हिंदू समाज को लेकर जो बयान आया है उससे हिंदू समाज काफी ज्यादा आक्रोश में है और पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव का ये बयान है कि देश में विशेष है कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार ही उसको हम ने ये लिख दिया कि नहीं, पूजा स्थली 15 अगस्त 1947 में जैसी थी, बंद करो टीएस सिंह मुर्दाबाद, 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 टीएस सिंह मुर्दाबाद, टीएस सिंह मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जागड़े का भड़काऊ भाषण सामने आया है। इसमें जागड़े कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ करने की बात कह रहे हैं, साथ ही बलौदा बाजार का भी उन्होंने जिक्र किया है। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के 6 विधायक मौजूद रहे। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सर्व हिंदू समाज में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद बीजेपी ने भी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव के बयान पर हमलावर है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस किस तरह लोगों को भड़का रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक उत्तरी जागड़े अपने भाषण में लोगों को कलेक्टर ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रही हैं। क्या यही है कांग्रेस के संस्कार जो प्रदेश की शांत फिजा में जहर घोलने का काम कर रही है? यह बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार नहीं है और भी ऐसे बहुत सारे कुकृत्य कांग्रेस लगातार करती रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला बन चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस मुद्दे को लेकर मिल रही है? क्योंकि सबसे पहले टीएस सिंह देव का बयान आता है, उसके बाद अब कांग्रेस की विधायक लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार कांड हुआ था, जो एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी, जिसमें काफी लोग अभी भी जेल में निरुद्ध हैं और काफी सारी सरकारी संपत्ति की बहुत ज्यादा क्षति भी हुई थी। ऐसे में उस बात को लेकर भी एक बार फिर जो है सारंगढ़ की विधायक है उत्तरी जांगड़े जी, उनके द्वारा जो है सार्वजनिक मंच से ये कहा गया कि हम देख लेंगे और फिर से तोड़ फोड़ की बात जो है कही गई। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस के लिए एक हथियार जो है बीजेपी को फिर से मिल गया। उसी बात को लेकर जो है बीजेपी जो है अब हमलावर हो गई है कांग्रेस के ऊपर। इससे पहले आपको बता दूं कि टीएस बाबा का ये भी एक बयान जो है सामने आया, जो बाबरी मस्जिद को लेकर दिया गया, उसको भी लेकर बीजेपी जो है कांग्रेस को आड़े हाथे ले रही। वहीं फिर लगातार जो इस प्रकार की घटना उत्तरी जांगड़े जी, और आपको बता दूं इस मंच से उत्तरी जांगड़े जी भाषण दी है, ये बयान जारी की है, उस पर जो है कांग्रेस के 6 विधायक वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा हथियार के रूप में और इस बात को जो बीजेपी है भुनाने में लगी हुई है कि बलौदा बाजार घटना की हिंसा को फिर से उकसाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी सब बात को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में पलटवार का दौर फिर से एक बार राजनीतिक सरगर्मी में तेज हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर इस तरह का भड़काऊ भाषण देना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है और लोगों को सार्वजनिक मंच से भड़काना, तो क्या प्रशासन किस तरह की कार्रवाई इस पर कर रहा है? क्या किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है या फिर सिर्फ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
जी जी, आपको बता दूं पुष्पेंद्र, इस मामले में जो है विधानसभा में भी ये बात कल उठ चुकी है और इसको लेकर जो है प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जो है जनप्रतिनिधियों को। ये बड़ी बात सामने लिए बातें भी विधानसभा के सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया है। ऐसे में जो है ये प्रदेश को आग में झुलसने का काम करेंगे, ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से आया हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से बयान दिया है उसको लेकर बवाल तो मचाया हुआ है। फिलहाल बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। फिलहाल ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश भर में हो रहे अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश भर में हो रही अवैध प्लॉटिंग और कब्जा जल्द रोकने के लिए सरकार नियम बनाएगी। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर चिंता जताते हुए राजस्व मंत्री को 1 महीने के भीतर इस मामले की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पहले कृषि भूमि को छोड़कर 5 डिसमिल से छोटी जमीन की रजिस्ट्री होने पर नामांतरण नहीं होता था। पिछली सरकार ने इस नियम को हटा दिया था, जिसके कारण अवैध प्लॉटिंग की समस्या बढ़ी है। साथ ही स्पीकर रमन सिंह ने कहा कि यह गंभीर समस्या है। विधानसभा कॉलोनी से लगी शासकीय जमीन पर भी अतिक्रमण है। मंत्री जी 1 महीने के भीतर इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सूचित करें। रायपुर में राज्य शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन की ओर से जारी आदेश में 4 अधिकारियों के प्रमोशन के साथ नए पद की जानकारी दी गई है। जारी आदेश के अनुसार विनीता वर्मा, जो वर्तमान में नगर पालिका निगम भिलाई में कार्यरत थी, उन्हें प्रमोशन के बाद संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास में पदस्थ किया गया है। दीपक कुमार खांडे, जो संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास में कार्यरत थे, अब प्रमोशन के बाद नगर पालिका निगम भिलाई में अपनी सेवाएं देंगे। छत्तीसगढ़ मितानिन संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलौदाबाजार जिले की मितानिन संघ अपनी 2 सूत्रीय मांग सरकार को पूरा करने को लेकर जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में धरना दे दिया है। इस धरना प्रदर्शन में पूरे जिले भर से सैकड़ों की संख्या में मितानिन पहुंची हैं। मितानिनों का कहना है कि सभी मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वय, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कोऑर्डिनेटर और मितानिन हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविलियन किया जाए। सिर्फ बलौदाबाजार जिला नहीं, पूरे 33 जिला में रणनीति बनाई गई है, जो 13 तारीख से काम बंद कलम बंद हड़ताल किया जा रहा है। और आज प्रत्येक जिला में छत्तीसगढ़ के पूरे मितानिन टीम हड़ताल में बैठे हुए हैं और अपना 3 सूत्री मांग को लेके, जो सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी में बोला गया था ना कि हमारी सरकार जब बनेगी तो सभी मितानिन प्रोग्राम को NHM में संविलियन करेंगे और जितना पैसा इनको मिलता है काम के बदले में उसका 50% ज़्यादा बढ़ा के देंगे। तो हमारे अभी दोनों काम पे सरकार कोई विचार नहीं करी है। हाँ, अगस्त माह में सुनने में आया था, स्वास्थ्य मंत्री भी अपना वीडियो जारी किए थे, पेपर में आया था कि सभी मितानिन प्रोग्राम को NHM में ले लिया गया, लेकिन अभी तक के कोई गाइडलाइन नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं है कि हमको लिया गया है कि नहीं लिया गया। और बीच में जो हमारे पहले NGO एक संस्था था वो कार्यक्रम को चलाता था, तो सुनने में आया है कि नाम दूसरा रख के और उन्हीं के द्वारा फिर से काम दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? मितानिन संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जी, आपको बता दूं कि ये मितानिन लोग 2 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, काम बंद कलम बंद पे हैं। इनकी 2 मांग है, सरकार हमको संविलियन करे और दूसरा 50% हमारा मानदेय बढ़ाए। इसी बात को लेकर मितानिन लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। इनके स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया चुनाव के समय जो उनको वादा किया गया था कि इनको संविलियन किया जाएगा और इनका मानदेय 50% वृद्धि की जाएगी और जो अभी जो इनको भुगतान
एनजीओ के माध्यम से होता है। तो इनका कहना है कि हम एनजीओ के माध्यम से काम नहीं करेंगे, हमें सरकार के द्वारा हम एचएम के माध्यम से हमसे काम ले। इसी बात को लेकर ये मितानिन जितनी भी हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठी हुई हैं और अभी देखना है कि हड़ताल कब तक चलती, सरकार इनकी मांग को कहाँ तक मानती है। आपको बता दें कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन पूरी हड़ताल पर है और फिर स्वास्थ्य जो ग्रामीण जो स्वास्थ्य सुविधा जो होती है, जैसे महिलाओं को अस्पताल लाया जाता है, सिविल अस्पताल लाया जाता है, वो सुविधा भी बिल्कुल चरमरा गई है कुछ पर। बिल्कुल प्रदीप, और अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की इनकी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? मितानिन संघ क्या कुछ रणनीति बनाने से लगा हुआ है? लेकिन वो बोले कि जब चुनाव का जब समय था, छत्तीसगढ़ विधानसभा का समय था, तब उनसे प्रदेश के बीजेपी सरकार ने की थी कि हम आपको संविलियन करेंगे और आपके मानदेय में 50% की वृद्धि करेंगे और मोदी की गारंटी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसी बात को लेकर मितानिन लोगों ने उस वक्त जो हड़ताल पे थे तो उन्होंने हड़ताल में वापस ले ली थी। अभी इनकी स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई थी तो उन्होंने 3 महीने का समय मांगा इनसे कि 3 महीने का समय तो हम आपकी मांगों पर विचार करते हैं और जो भी संभव होगा वो हम आप पर प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त मितानिन किसी बात को अड़ने को तैयार नहीं, वो 1 मिनट का भी समय शासन को देने को तैयार नहीं है और वो लगातार हड़ताल में बैठी हुई है और या जो स्वास्थ्य सुविधा जो होती है वो अभी चरमराई हुई है। प्रदीप, एक तरफ महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ अब ये मितानिन संघ जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, तो क्या कुछ देखा जाए कि सरकार इनकी मांगों को मानने के मूड में नहीं है या फिर जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है उसके आधार पर आगे की जो सरकार इनको लेकर रणनीति बनाएगी? बड़ी संख्या में मितानिन होती है, घर की प्रमुख होती है गाँव में, इन्हीं के मितानिनों का भी जो भी काम होता है महिलाओं का मितानिन करती है। तो निश्चित है कि ये चाहते हैं कि इनके आने अभी नगरीय निकाय चुनाव है तो सरकार को दबाव डाल के अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक सरकार इनके, क्योंकि ये जो है ये शासन के कर्म, ये एनजीओ के माध्यम से कार्य करते हैं, इनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये कोई शासन कर्मचारी नहीं है। लेकिन फिर भी जब इनका कहना है कि चुनाव का समय है, यदि मान लो हड़ताल करते हैं और सरकार इनकी बात मान ले, संविलियन कर ले, तो शासन कर्मचारी हो जाएंगे तो इसकी तनख्वाह 10 गुना बढ़ जाएगी। अभी मानदेय इनका 10,000 रुपए है और ये शासन कर्मचारी नहीं है, एनजीओ के माध्यम से सरकार इनसे काम कराती है। और निश्चित है कि चुनाव समय में ऐसी मांगे पूरी सरकार करती है, तो जो भी होगा अब इनके साथ जो निर्णय क्या लेती है वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी, लेकिन कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से इनको दिया गया है संदेश देखिए मानने को तैयार नहीं। हमारी 2 सूत्री मांग है कि हमको संविलियन किया जाए, क्योंकि हमारी 21 साल हमको हो गया कार्य करते करते और जो मानदेय जो हमको मिलता है उसमें 50% वृद्धि की जाए, इसी मांग को लेकर अड़ी हुई है। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बलरामपुर से है, जहां एक बार फिर से गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ने शिक्षक पर कमरा बंद कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मामले में छात्रों ने परिजनों से शिकायत की। आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में 6 स्कूली छात्राएं ने टीचर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि टीचर क्लासरूम बंद करके छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे स्कूली छात्राएं काफी डरी और सहमी हुई हैं। शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा हो। तो बलरामपुर में अध्यापक और शिष्य का एक मामला सामने आया है, शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बलरामपुर में छेड़खानी के संबंध में जो है मेरे को 12 तारीख को रूबी यादव के द्वारा पता चला, तो हमने संबंधित शिक्षक से दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये मामला हकीकत में है। तो हमने सब टीचर और सब छात्रों के साथ ये मीटिंग रखा, उसमें जो है हमने दरियाफ्त किया तो मामला सही पाया गया। नहीं सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी उस दिन पता चला जिस दिन रूबी यादव बताई है, उस दिन मेरे को पता चला कि इस तरह का मामला आया है। बलौदाबाजार जिले के विकासखंड कसडोल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सनौदा के महानदी तट में वन विभाग ने हर साल 2019 में हरिहर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत प्लांटेशन किया गया था। नदी तट पर जल का उद्गमन स्थल होता है। इस जगह पर पर्यावरण और संरक्षित करने वाला प्लांटेशन किया जाता है। इन पेड़ों की ग्रोथ जल्दी होती है। ऐसे लगभग 10,000 मिश्रित प्रजाति के प्लांटेशन किए गए थे। अवैध रेत का परिवहन करने वाले पेड़ों के ऊपर डंपिंग कर दिए और पूरी फेसिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पूरा
प्लोटेंशन समाप्त हो गया। राजस्व विभाग और सोनाखान वन परिक्षेत्र की संयुक्त कार्यवाही कर वन संरक्षण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई और तीनों हाईवे को जब्त कर थाने में सुपुर्द किया गया। राजस्व विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त कार्यवाही है, जिसमें जो जल का उद्गम स्थल होता है और उससे लगा हुआ हमारा जो पर्यावरण को संरक्षित करने वाला प्लांटेशन है, उसमें रेत खनन कर डंप कर पौधों को क्षतिग्रस्त और फेंसिंग को क्षतिग्रस्त किया गया था। तो प्रारंभिक रूप से भी कार्यवाही करते हुए हाईवा जब्त किया गया है और जांच उपरांत जो विभिन्न वन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। खबर कोरबा से है, जहां घरवाली और बाहरवाली के चक्कर में बीच शहर में जमकर हंगामा हुआ। जहां कोरबा के ओपन थिएटर चौपाटी पर पति पत्नी के बीच विवाद ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। यह अजीबोगरीब मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओपन थिएटर चौपाटी का है, जहां एक पति अपनी प्रेमिका के साथ पहुंचा और अचानक अपनी पत्नी से सामना हो गया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पति अपनी प्रेमिका के साथ चौपाटी पहुंचा और अचानक पत्नी से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के बाद पति पत्नी में कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ हाथापाई की और प्रेमिका ने भी पति का साथ देते हुए पत्नी पर हमला कर दिया। खबर सूरजपुर से है, जहां हॉस्पिटल में रात में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर पर शराब पीने का आरोप लगा है। जहां डॉक्टर ने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया, जिसको लेकर मरीज ने डॉक्टर का नशे वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और साथ ही अस्पताल अधीक्षक को इसकी जानकारी दी। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं। बोलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वहीं जेईई रोगियों की मृत्यु की संख्या में 97% कमी आई है। प्रदेश में 21,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक सीएचओ की नियुक्ति की गई है। हम जनता को उनके घर के पास चिकित्सकीय परामर्श, दवाएं, टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 70,000 से अधिक टेलीमेडिसिन हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की उपस्थिति के लिए मॉनिटरिंग की डिजिटल व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों को कार्ड बनाकर के दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। वामन खड़े हुए आप सीट पे चले, बात पीछे मत करो, पीछे नहीं खड़े हुए आप, बात जा रहे हैं। 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 13,134 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है एवं 586 सीएससी पर 11,700 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। 41 जिला अस्पतालों पर 1492 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। इस प्रकार कुल 26,346 बेड वर्तमान से अतिरिक्त बढ़ाए जा रहे हैं। अभी चल रहा है, अभी कहाँ वापस आ रहे हो? पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस 2200, ये क्या हो रहा है? 102 एम्बुलेंस 2270 चल रही है। ये क्या है? रिस्पांस टाइम पूरे बाहर गए थे, यहाँ थोड़ी कम है। इसके अलावा 250 आप बाहर जाए, बाहर जाए नहीं होता ना। पहली बार रखी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, जो पहले कभी नहीं थी। मुख्यालय स्तर से एक केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला स्तरीय अस्पतालों की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा ये सारे बेहतर
आप ऐसे नहीं कहते, नहीं ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के इस प्रकार की बात करते हो तो नहीं लिखा जाएगा, नहीं ये नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, नहीं ये तरीका नहीं। वर्तमान में प्रदेश में 86 प्रयोगशालाएं 3 अवैध प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं। वर्ष 2017 में 32,342 की तुलना में वर्ष 2023 में मलेरिया रोग के संख्या में 58% की कमी आई है। मलेरिया जांचों में ADVR 2.01% की तुलना में वर्ष 2023 में ADVR 4.50%, 122% की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का शुभारंभ जुलाई 2020 से किया गया है। अरे उत्तर तो सुनिए जो आपने बताया, टेली कंसल्टेशन सेवा के अंतर्गत अब तक 3.86 करोड़ टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। ये नहीं लिखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।